नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बात इस बात को लेकर कि बिहार का चुनाव अब अपना जोर जिसे कहते हैं वो पकड़ चुका है। बड़ी सिंपल सी बात मैं रखूंगा, मैं अपने आप को कभी भी विशेषज्ञ नहीं मानता हूं बिहार की राजनीति का, लेकिन अगर आप ये घोषणा पत्र देखें, सारे प्रिंट आउट्स दिए गए हैं, दिन भर से मैं मेलों के माध्यम से इसे पढ़ रहा हूं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों जो गठबंधन है, एक बीजेपी लेड और एक नीतीश कुमार और लालू लेड, दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो बिहार का विकास कैसे कर देंगे या बिहार के विकास के लिए वो क्या क्या कर देंगे। पॉइंट ये है कि जाति के बगैर ये चुनाव होता नहीं नजर आता। ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। भाषणों में सबसे ज्यादा जाति नजर आती है और घोषणाओं में सबसे ज्यादा विकास नजर आ रहा है। हम थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिहार जो है एक पिछड़ा प्रदेश है, ये सब मानते हैं, और इसमें जो बड़ा बदलाव लाएगा या बदलाव लाने की हकीकत की सूरत बताएगा, उसके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है ये चुनाव। लेकिन सच्चाई सामने लाई है तो सब कुछ पूरे गठबंधन किस बात पर बने हुए हैं, जाति पर बने हुए हैं। और बात किस चीज की लेकर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, विकास की, बिहार को और बदलने की। सबसे पहले आज बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट रखा है, तो सबसे पहले उसकी ये रिपोर्ट हम देखते हैं, फिर अपनी खास मेहमानों के साथ आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। 50,000 छात्रों को लैपटॉप, 5,000 लड़कियों को स्कूटी, दलितों महादलितों को रंगीन टीवी और गरीब घरों को साड़ी धोती। ये बिहार में बीजेपी का सियासी शोरूम है। इसमें मेक इन बिहार, डिजिटल बिहार और स्वच्छ बिहार के साइन बोर्ड भी दिख रहे हैं। बिहार के लिए बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में इन सब के अलावा हर भूमिहीन को घर बनाने के लिए जमीन, हर थाने में सीसीटीवी, हर शहर में पुलिस कमिश्नरी, नई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज, फिल्म निगम और 3 शहरों में कोचिंग हब बनाने की बात है। इन सब के साथ बीजेपी बिहार को उसके पिछड़ेपन से निजात दिलाएगी। ये तीनों से ये पूछना कि पिछले 68 वर्षों में एक के बाद एक आपको अवसर मिला, इस पिछड़ेपन की आर्थिक स्थिति से बिहार को निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ आर्थिक ही नहीं, धार्मिक तौर पर जज्बाती मुद्दों पर भी बीजेपी की नजर है। वहां गंगा किनारे आरती हुआ करेगी, गोपालन निदेशालय बनेगा, युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम तो होंगे ही। रोड्स, हाईवेज, एजुकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, पानी, बिजली, और उन साधनों का सबसे अधिक लाभ जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से सबसे कमजोर है उनको मिले, ये इस दृष्टिपत्र का मूल उद्देश्य है। पंचायत सदस्यों को ज्यादा भत्ता देने से लेकर पत्रकारों को लैपटॉप देने तक के वादे वाले इस विजन डॉक्यूमेंट के एक एक मुद्दे पर महागठबंधन ने सवाल किए। कलर टीवी बेशक दे दो, लेकिन कलर टीवी कौन देखेगा? भूखा आदमी जो भूखा है, पहले तो पेट और उसकी जो रोज की जिंदगी ठीक और बेहतर बने। भागवत साहब बैठते हैं जो उनकी पैतृक संस्था के सबसे बड़े पितामह हैं, वो बैठ के कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा करो। कैसी समीक्षा करो? कुलीन समीक्षा करो और तमाम पिछड़े दलितों महादलितों को हक से महरूम कर दो। ये उनका विजन है। उसको अगर 4 शब्दों में कहूं तो टुकड़ा चेहरा राग बेजार, टुकड़ा चेहरा राग बेजार, हारेगी भाजपा, जीतेगा बिहार। बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का वादा बीजेपी कर रही है। नीतीश ने अगर साइकिल दी तो बीजेपी स्कूटी देने का वादा कर रही है। दरअसल चुनावों से ठीक पहले हर एक राजनीतिक पार्टी विकास का मुद्दा उठाती है, लेकिन उन वादों पर कायम नहीं रह पाती, क्योंकि अगर वो वादे पूरे कर दिए जाते तो हमारे देश की तस्वीर आज कुछ और होती।
पटना से कैमरा पर्सन मनोज के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बड़ा दिलचस्प आप सुन रहे हैं ना, जब वादों का मौसम आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या भाषा बोलती हैं। तो साइकिल से लेकर स्कूटर तक का वादा और लैपटॉप से लेकर टीवी तक का वादा। इस बहस को चालू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। 2012 में यूपी में चुनाव हुआ था। बिहार की तरह यूपी के भी बहुत अंश पिछड़े हुए हैं बहुत बुरी तरह से। अखिलेश यादव सरकार ने लैपटॉप देने का वादा किया, लैपटॉप दिए भी गए। हाल में वो आर्थिक कारणों से जो नीति है वो कहीं पर रुक गई। समझ रहे हैं, एक समय इनके भी साथी थे मुलायम सिंह यादव, लालू और नीतीश के गठबंधन के। अब बीजेपी लैपटॉप देने की बात कर रही है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा आंकड़ा आपको बस बता दूं, ज्यादा उसके बाद बिहार की तस्वीर पर आप सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि नीति आयोग के हिसाब से अभी भी 33.7% लोग वो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं बिहार में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद। समझ गए आप, 33.7% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, सरकारी आंकड़े नीति आयोग के हिसाब से। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव है जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीनियर लीडर केसी त्यागी साहब है जनता दल यूनाइटेड के, वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। संजय सिंह हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के, और मेरे साथ अशोक सिंह जी हैं जो कि लीडर हैं आरजेडी के। दोनों तरफ से केसी त्यागी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, मैं हमेशा आपको इंट्रोड्यूस करते वक्त अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं कि आपने बहुत सारी और बहुत लंबे अरसे से सियासत देखी है। ये विकास के नाम पर जो ये वादों की राजनीति होती है, ये कितनी सही है और कितनी खोखली है, ये कोई भी करे। अभिज्ञान जी आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो इसी से शुरुआत करना चाह रहा था। हाँ, पिछले 68 साल से जितने भी चुनाव घोषणा पत्र जारी हुए हैं, अधिकांश में वायदे किए गए पूरे नहीं किए गए हैं। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से तो मैं चाहूंगा कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा जाए या विजन डॉक्यूमेंट में आए, वो कानूनी दायरे में आना चाहिए। इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत रोचक याचिका विचाराधीन है, जिसमें किसानों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भी आपने चुनाव में कहा था कि जो किसानों को फसल का लागत मूल्य है उसमें 50% करके देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि अगर ये दिया गया तो बाजार फेल हो जाएगा। तो उन संगठनों ने कहा है कि भाई सभी पार्टियों के लिए है ये, मेरे मित्र बुरा ना मानेंगे, तो इसको कानूनी दायरे में लाओ कि जो कहा है उसको निभाओ, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। चूंकि इस समय क्या हो गया है, इतने लोग लुभावन नारे बाजार में आ गए हैं जिसको निभाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल है। इसलिए वायदे उतने करो जितने निभा सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट रखा केसी त्यागी साहब। मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सालों से इस बात को कह रहा हूं कि बैड पॉलिटिक्स मेक्स फॉर बैड इकोनॉमिक्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि खराब सियासत खराब अर्थशास्त्र को भी जन्म देती है। और सरकारें जब इस तरह के वादे करती है, उनको कोई इल्म नहीं होता कि इनको पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा। मैंने इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां पर एक समय बड़ी ड्रामेबाजी की स्कीम थी ये लैपटॉप बांटना, और अब कहा जा रहा है कि भाई वो कुछ खास ही बच्चों को मिल पाएगी क्योंकि पैसे की आर्थिक दिक्कत है। ये कोई कैलकुलेशन मूलतः करता ही नहीं है कि इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या होगी। अभिज्ञान जी कई राज्यों में इतने लोक लुभावन नारों के बजट बन गए हैं जो उस राज्य का रेवेन्यू भी नहीं है। सही बात है। तो कैसे पूरा होगा। तो इसलिए राजनीतिक दलों को उतने ही दावे और वायदे करने चाहिए जिसको वो निभा सकते हो आराम से। अब जैसे बिहार का चुनाव, ये एक हिस्टोरिकल चुनाव हो गया, कहीं ये कोई बिहार तक सीमित नहीं रहा है। ये भाजपा गठबंधन के मित्र भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
और इस चुनाव के बड़े नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन आज जो विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ है और एक विजन डॉक्यूमेंट नीतीश जी ने जारी किया, मैं चाहता हूं कि बगैर कटुता पैदा किए, बगैर आरोप प्रत्यारोप लगाए, इस पर एक एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए कि ये जो चुनाव में वायदे हम लोग कर रहे हैं कैसे निभाएंगे। तो मैं पहले शुरुआत अपने से करना चाहता हूं, चूंकि हमारे मित्रों के आरोप रहते हैं, आज बिहार के अंदर 3200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग 2006 में ये 500 मेगावाट भी नहीं थी, इतना डेवलपमेंट हुआ है। आज 65,000 किलोमीटर का हम लोगों ने नेशनल हाईवे स्ट्रक्चर, स्टेट हाईवे स्ट्रक्चर बना के तैयार किया है। 650 से ज्यादा पुलों का हमने निर्माण किया है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, विच इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन द रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली इन द बैकवर्ड एरियाज, वहां पे 10-10, 5-5 मरीज जाते थे। अभी ज्ञान जी, आपकी जानकारी के लिए, आप बिहार में जाएंगे, कई हजार मरीज आज प्राथमिकी शिक्षा केंद्र विजिट कर रहे हैं। ठीक है। 35% का आरक्षण हमने महिलाओं को पहले से दे के रखा हुआ है और अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी उसको रिपीट किया है। कोई लड़की नहीं है जो बगैर साइकिल के और सरकार के द्वारा दी गई पोशाक में वो विद्यालय न जाती हो। हमारे मित्रों ने कहा नहीं, हम स्कूटी देंगे, यानी कि पेट्रोल का खर्चा और बढ़ेगा। जो वहां पर आतंकवादी गतिविधियां रहती थी, कास्ट और क्लास के कॉन्ट्राडिक्शंस को लेकर के, हमने स्पेशल कोर्ट बनाई और वी आर प्राउड ऑफ इट कि 55,000 लोगों को हमने मैंडेटरी किया एसएचओ के लिए। जो पुलिस का अफसर होता है कि जो गवाह है उसको कोर्ट में ला करके मुजरिम को सजा दिलाना तुम्हारा काम है। हमने सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके ऐसा कानून बनवाया कि जो भ्रष्ट अफसर है उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और वो गरीब लोगों के विद्यालय के रूप में बनी जाएगी, जिसमें दर्जनों बड़े अधिकारियों की संपत्ति जब्त की गई। तो हमने काफी कुछ करने का प्रयास किया है और हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। और इस बात के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं कि हम और भी अच्छा करना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो काम है वो 4 लाख रुपए हायर स्टडीज के लिए हर स्टूडेंट को दिए जाएंगे। ये हमारा वचन है, हम इसको निभाएंगे भी। दूसरा ये है कि हम लोग जो है विद्यालयों में वाईफाई का भी इंतजाम कराएंगे। ठीक है। और सर, आप अपने पॉइंट यंग एंटरप्राइज, मैं त्यागी जी आपके पास वापस आऊंगा। आप अपने पॉइंट्स रखें, मैं वापस आऊंगा। जीवीएल नरसिम्हा राव बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा बुनियादी पॉइंट उठाया था कि जो वादे होते हैं, क्या इसके पीछे की आर्थिक स्थिति को राज्य समझते हैं। जीवीएल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिज्ञान जी, आप मुझे इतना ही समय दीजिए जितना त्यागी जी को दिया है, और उनके गठबंधन से 2 नेता भी मौजूद हैं। और आज जो चर्चा का विषय है, जो चुनावी, यदि मैनिफेस्टो को हम लीगल स्टेटस देना चाहते हैं, उसका नहीं, सुन लीजिए किस हद तक हमारे विजन डॉक्यूमेंट का असर, किस हद तक हमारे विजन डॉक्यूमेंट मनोबल त्यागी जी का गिराया है, वो जिस प्रकार के लंबे लिस्ट पढ़कर सुना रहे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है। लेकिन जो लंबे लिस्ट आप गिना रहे हैं, ये जनता के मन में कहीं भी जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। खुद नीतीश कुमार जी के जिले से, नालंदा में, जो आज की खबरें हैं, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो खबरें हैं, स्पष्ट जाहिर होता है कि उनके खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, अपने जिले के लोग, 250 विलेजेस के लोग उनको नकारा है, जेडीयू को। और नीतीश कुमार जी की सभाएं में जो लोग आते हैं, वो उनके खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या कुछ जगह मोदी जी करके नारा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिहार की जनता को संतुष्ट करने में बड़े पैमाने पर फेल साबित हुए हैं। ये वहां की वातावरण ही बताता है। जहां तक हमारी प्रॉमिस का सवाल है, ऐसा कौन सा प्रॉमिस है आज के विजन डॉक्यूमेंट में? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा हमारी जो वादा है जो आपको लगता है संभव नहीं है? जो लैपटॉप की बात कर रहे हैं आप, पूरा विजन डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा, शायद आपने पूरी तरह इसको पढ़ा नहीं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है केवल ये 50,000 तक लैपटॉप को बांटा जाएगा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए।
क्या हम भी ये 50,000 ही एजुकेशन कह रहे को हैं, बढ़ावा क्योंकि देने आपने कहा के ना, लिए शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। 50,000 का मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसके गिना सकता हूं, जीवन अभिज्ञान जी, नहीं, 50,000 का खर्चा कितना होगा बताइए। 50,000 लैपटॉप का आज मार्केट में भी खरीदेंगे, रिटेल में भी खरीदेंगे, वो 150-200 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। पर जब इतने बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, आप इसको काफी सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। पर लेकिन आइडिया इसके पीछे ये नहीं है कि लोक लुभावन कोई प्रॉमिस नहीं है। इसको एजुकेशन को बढ़ावा देने का, मेरिट को रिकॉग्नाइज करने की जो एक सोच है, इसके पीछे वो है। और जहां तक स्कूटी की सवाल है, वो भी सीमित है। अच्छे पढ़े लिखे युवाओं के लिए, बालक और बालिका के लिए ये एक इंसेंटिव के रूप में एजुकेशनल मेरिट को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये स्कीम है। इसमें कोई नहीं है। और जहां तक एग्रीकल्चर के सवाल है, अब देखिए हमने जो प्रॉमिसेस किया है, ऐसे कई प्रॉमिसेस हैं हम दूसरे राज्यों में निभा रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाह रहा था। अब देखिए, एक मिनट जीवन नरसिम्हा साहब, क्योंकि आपने शुरुआत में आप लोग भूमिका बांध देते हैं कि अरे आपने त्यागी जी को इतना समय दिया तो मुझे भी इतना समय दीजिए। मैं एक छोटा सा पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि पावर पर आप जानते हैं बिजली के विषय पर मैं बड़ा काम करता हूं। जरा एक सिंपल सा पूछना चाह रहा हूं, अभी ना आलोक सिंह ना संजय सिंह के पास जा पाया हूं कि 1 साल के अंदर हर गांव खेत में बिजली पहुंचा दी जाएगी। जरा इसकी व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी समझाएंगे मुझे, और ये कैसे होगा? ये पॉइंट नंबर 2 में जी, पॉइंट जो मेरे पास आपका प्रिंट आउट है विजन डॉक्यूमेंट का, उसमें जो तीसरा पॉइंट है, देखिए सिर्फ उसको बिजली से जुड़ा है। या आपके 50 पॉइंट इसमें लिखे हुए, बहुत सारे पॉइंट। अब एक टीवी कार्यक्रम में नहीं आ सकते। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि देखिए आंकड़े जो है वो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के अचीवमेंट के भी बहुत खराब है, लेकिन आप जरा बताइए कि आप 1 साल में हर गांव खेत में बिजली पहुंचा देंगे। 33.7% पॉवर्टी का आज के फॉर्मूले के हिसाब से, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से गरीबी की रेखा से नीचे लोग रहते हैं बिहार में। बस इतना सा बताइए आप। हाँ, नहीं, आप इसी फीडर सेपरेशन पॉइंट नंबर 2 और 3 को आप जोड़ कर देखिए। जब आप फीडर सेपरेशन करेंगे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जब आप 12 घंटे की हम बात कर रहे हैं, हर खेती के लिए बिजली का कनेक्शन उपलब्ध रहेगा। पर लेकिन बिजली को लेने के लिए वहां मोटर खरीदना पड़ सकता है, उस तरह के खर्चे किसानों को करना पड़ेगा। पर लेकिन बिजली की जो अवेलेबिलिटी जो आज उपलब्ध नहीं है, बिहार में वो स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है। आज भी डोमेस्टिक सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का सिचुएशन भी खराब है, एग्रीकल्चर का भी खराब है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं, मैं इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने से मैं जल्दी से उसके बाद में आऊंगा। मैं जाना चाहता हूं संजय सिंह और आलोक सिंह जी के, अशोक सिंह जी के पास। आपने जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, पढ़ के सुना देता हूं। आगामी 3 वर्षों में कृषि कार्य के लिए अलग फीडर के माध्यम से कम 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि घरेलू स्तर पर 24/7 बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है बिजली को लेकर। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप अच्छी तरह से समझते हैं ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़कर देखिए तो इसका मतलब आप कह रहे हैं तकरीबन 80 से ज्यादा फीसदी इलाका बिहार का अगले 2 से 3 साल में आप वहां बिजली पहुंचा देंगे। जी अभिज्ञान जी, यही हमने करके दिखाया है दूसरे राज्यों में। अब मध्य प्रदेश में देखिए 24 घंटा बिजली अवेलेबल है, ठीक है, घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के लिए और जो किसानों के लिए। इसीलिए हम मध्य प्रदेश में लगातार 20% एग्रीकल्चरल ग्रोथ हम रजिस्टर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो 0% इंटरेस्ट रेट की जो बात कर रहे हैं किसानों के ऋण की, वो हम दे चुके हैं। देखिए इस वक्त जो स्क्रीन पर ग्राफिक्स आ रहे हैं, जरा वो एक मिनट जीवीएल साहब, एक मिनट। अब मैं लंबा कार्यक्रम नहीं कर सकता खाली इस विषय पर अकेले, क्योंकि ये डिटेल्स का विषय है और आप जानते हैं मैं आर्थिक मसलों पर बहस करता हूं। ग्रामीण इलाकों में 90% के करीब बिजली की उपलब्धता नहीं है। अलग अलग समय चरणों को इसको अगर देखें, और आज की स्थिति में 16.4
फीसदी घरों में सिर्फ बिजली है। आपका जो प्रॉमिस है वो 3 साल में इसको यू टर्न करने का है। मैं अब यहां पर लाऊंगा संजय सिंह को। 1 मिनट संजय सिंह, क्या वो 1 मिनट समय, एक जर्नलिस्ट को लाना बहुत जरूरी है जो बिहार को कवर कर रहे हैं। संजय सिंह, क्या ये बुरी तरह से ओवर पॉपुलिज्म, ज्यादा लोकप्रिय होने की प्रॉमिसेस कर रहे हैं दोनों साइड्स? देखिए अभिज्ञान, आज का जो विजन डॉक्यूमेंट है नीतीश जी का, वो एक रिजॉल्व था, निश्चय पत्र उसको वो कहते थे, और उसमें इस तरह की प्रॉमिसेस नहीं है। आज का अगर जो विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें 3 चीज, जो अनाउंसमेंट जिस तरह से किया गया उसमें 3 बिंदु थे। एक, नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का जो क्लेम, जो अनाउंसमेंट है उसको वो डिमोलिश करना चाह रहे थे अरुण जेटली। दूसरी चीज, अगर डिटेल्स आप देखेंगे तो एक चीज इसमें से निकल करके आती है कि जो महागठबंधन का अरिथमेटिक साइड स्ट्रांग दिखता है उसको काउंटर करने का एक प्रयास है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आपने वो चांद दिखाने का प्रयास किया है। उसमें बेसिकली दे हैव प्रॉमिस्ड मून, वो उसकी डिलीवरी की जो सवाल केसी त्यागी उठा रहे थे वो एक रेलिवेंट सवाल है, वो हर पार्टी को सोचना चाहिए। अगर जो चीज, जैसे आप बिजली की बात कर रहे थे, ये एक चीज अच्छी है कि ठीक है, मान लीजिए किसी चीज को आप इंसेंटिवाइज करते हैं मेरिट के हिसाब से, तो ठीक है, स्कूटी मिलना चाहिए लड़कियों को, लड़कों को लैपटॉप मिलना चाहिए, लड़कियों को लैपटॉप मिलना चाहिए। लेकिन अगर कॉस्ट के वेरिएशन पे अगर जाएंगे तो मान लीजिए अभी तक मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये 5 साल में 50 दी जाएगी या 5 साल में 2,50,000 दी जाएगी, या स्कूटी 5,000 5 साल में दी जाएगी या 25,000 दी जाएगी। ठीक है, ये एक अलग मुद्दा, वो इंटरेस्टिंग हो सकता है डिबेट का, क्योंकि मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। लेकिन इसमें कई सारे चीजें, जैसे सारी धोती का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों के लिए। अब जो फिगर आप कोट कर रहे हैं बिलो बीपीएल का, हमारे देश में जानते हैं कि कितनी सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां सारी धोती के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या क्या हुआ है। अगर बीजेपी ये प्रॉमिस करती है, अगर उनकी सरकार आती है, कई सारे राइडर्स हैं उसमें, अगर सचमुच बीजेपी ऐसा कर पाती है, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन दे पाती है और सही में फ्री दे पाती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ किसी तरह के, मतलब हमेशा ये चुस्त रहना होगा कि किसी तरह की घटना हो सकती है। जो राइडर है वो डेविल इन डिटेल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जो अभी किसी ने मुझे दिखाया आपके यहाँ ही। वो ये है कि जो ऋण दिए जाएंगे, सरकारी ऋण, उसमें मोदी का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो एक इंटरेस्टिंग स्पिन लेता है। उसमें यह कहा जा रहा है कि वो ऋण उन्हीं को मिलेगा जो लोग अपने घर में शौचालय बनवाएंगे। ऐसे देखिए तो बहुत अच्छी बात है, घर में शौचालय बनवाएं, इंसेंटिवाइज करें और उनको ऋण दें। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन नहीं है। 5 डेसिमल जमीन जब मिलेगी तब मिलेगी। बहुत अच्छे सपने हैं, बहुत अच्छे वादे हैं, मैं उसको कहीं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं। संजय सिंह जी, 75.8% जो घर है, जिन्हें हम अंग्रेजी में हाउस होल्ड्स कहेंगे, मैं आप सब लोग अंग्रेजी भाषा अच्छे से समझते हैं, उनमें टॉयलेट नहीं है। ये 2011 की जनगणना, उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए इसमें से 10% हम कम कर सकते हैं, तो 75.8%। इसलिए मैंने मूल प्रश्न संजय सिंह आपसे पूछा था कि अति लोकप्रिय वादे क्या दोनों साइड्स कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है अभिज्ञान, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये प्रोमिसेस इस समय मुझे जो समझ में आता है उनकी अरिथमेटिक को काउंटर चैलेंज करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ताकि सबको लगे कि संजय, मैं एक मिनट अशोक सिंह जी को लाऊंगा यहाँ पर। केसी त्यागी साहब को भी बहुत गंभीर प्रश्न का उत्तर। एक सेकंड में एक बात कह रहा हूँ, वो पूरी कर लूं। हाँ प्लीज। ये जैसे मुद्रा बैंक से ऋण देने की बात है, तो उसमें ऐसे ही घर परिवार आते हैं जिनके घर शायद टॉयलेट नहीं होता। तो अगर ये कंडीशन अटैच्ड होगी तो मेरे ख्याल में फिर वो बड़ी चीज होगी। ठीक है, फिर वो। अशोक सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, केसी त्यागी और आप एक अलायंस में हैं, बहुत सरल आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों में फंसाना नहीं चाहता किसी बहस को, लेकिन आप सिर्फ 4.6% है। यह सवाल बाद में केसी त्यागी साहब के लिए भी होगा। सड़कों का होना बिहार में, अगर हम उसके किसी राष्ट्रीय एवरेज से 8.7% जो बनता है, 8.7%, उससे तुलना करें तो क्या बदला है बिहार में जिसके लिए आपको वोट डाल दिया जाए? देखिए, आप ये पूरी बहस अभी मैं सुन रहा था, चाहे केसी त्यागी जी ने जो मुद्दे उठाए वो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे, संजय जी ने कहे, नरसिंह राव जो बोल रहे, ये जो विजन है ये पूरी तरह दृष्टिबाधित विजन कहें, पत्र कहें इसको,
हम इसको किसी तरह के विजन नहीं मान रहे हैं। इसमें कहीं कोई यथार्थ सिस्टम है ही नहीं। एक डपोरसंक और झूठ के पुलिंदे का माहौल बनाया गया। इस बिहार की जनता को ठगने का और छलने का काम करने का काम शुरुआत की गई। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को जो केसी त्यागी जी की मंशा है उस पर अहम भूमिका निभानी चाहिए कि इस तरह के जो छला जा रहा है तमाम चीजें, नीतीश जी का जो विजन था, चाहे सड़कों पर हो, स्कूल पर हो, चाहे शिक्षा पर हो, चाहे लालू जी का रहा हो विजन, सबके विजन देखते चले आए। 90 में लालू जी ने जो विजन किया था, जो उठाया था, मुन्नी चली गांव की ओर, उन्होंने वो शिक्षा पे ध्यान दिया था, स्वच्छ सफाई अभियान का ध्यान दिया था, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहा 2005 के आंकड़ों के हिसाब से, सुन लीजिए अशोक जी, 2004 और 2005 के आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 54% लोग, 54% जो बिहार की जनता थी वो गरीबी की रेखा से नीचे रह रही थी। ये 2004 और 5 के जो औपचारिक आंकड़े, जो आप विजन की बात कर रहे हैं लालू यादव के और नीतीश कुमार के, विजन नहीं, लालू जी के विजन की शुरुआत हुई थी। हाँ। नीतीश जी और लालू जी का विजन क्लियर है और यथार्थ पे है। हाँ। ये जो इनका जो पत्र बना है ये पूरी तरह उस व्यक्ति ने बनाया जिसको बिहार के भौगोलिक ज्ञान भी नहीं, न किसान, न खेतीहर, न कहीं उसके इशू पर कहीं कोई चर्चा नहीं, केवल एक डपोर संख जैसा माहौल बना रहा है। झूठे वादों का एक विजन दिया गया है। आपका विजन ज्यादा व्यवहारिक है। मेरे पास तमाम आंकड़े हैं यहां पर बताने के लिए जो बिहार के सो कॉल्ड विकास को बुरी तरह से क्वेश्चन करते हैं, बुरी तरह से सवाल उठाते हैं। और ये सब में 2011 की आखिरी सेंसस के आधार पर लिए आंकड़ों में सब में आप 5-10% अपना अचीवमेंट जोड़ लीजिए। सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से अभी विजन बना ही नहीं। जातिगत आधार पर जब तक हम जनगणना नहीं करेंगे, जातिगत आधार पर जनगणना नहीं करें, हम कैसे हमारा विजन उस इशू पर उनके हक और हुकूक की बात करेंगे? हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? हम जो भी इनकी बातें हो रही हैं, जो भी इनका विजन है, अभी संजय सिंह ने उठाया कि जिसके घर में शौचालय नहीं होगा वहां पर बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है नहीं देंगे। मीटिंग में बोल रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, एक मिनट पब्लिक मीटिंग सुन लीजिए प्लीज मेरी बात जरा ध्यान से। 2000 एक मिनट जो अवेलेबल आंकड़ा है, मैं क्यों अपनी तरफ से असेसमेंट बताने लगूं। 4.4% घर, आपको मैंने बताया 75% से ज्यादा घरों में शौचालय नहीं है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 4.4% घरों में टैप वाटर, पीने का पानी नहीं, जो नल में आने वाला पानी है वो जो है, तो मैं समझ रहा हूं चमत्कारिक हो गया होगा। ये 4.4% आज नहीं है, ये 10% हो गया होगा। तो खाली बिहार में 10% घर में नल से पानी आ रहा है। हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं हर घर में नल से पानी ला देंगे। आप दोनों साइड्स जो है वो लोकप्रिय वादों की ला कर रही है। देखो, सबसे बिहार अभिज्ञान जी, बिहार की सबसे बड़ी दुर्दशा ये थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देना, एक उसको अलग से पैकेज न देना। बिहार बहुत ही पिछड़ा, गरीबी की रेखाओं से जूझता हुआ माहौल का प्रदेश है और इसमें विशेष राज्य का दर्जा न देना, ये बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज तक हम दर्जा नहीं मिला। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, नहीं हो पाया उतना, नहीं उतना विकास नहीं जितना हमारा विजन। मैं केसी त्यागी साहब को समय दूंगा, समय कम है इसलिए मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जा रहा था, हालांकि पढ़ाई रोज करनी पड़ती है इस विषय की। मैं हाँ जीवीएल नरसिम्हा, वक्त कम है प्लीज। या आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ये महाठगबंधन, इनके जो मेंबर्स हैं ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। आपकी ठगबंधन की एक पार्टी कांग्रेस सत्ता में रही 10 साल तक और जेडीयू के मुख्यमंत्री रहे कई साल से। क्या आपने एक्सेप्ट किया था? क्या कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया था? क्या लालू के राज में, लालू भी केंद्र में मंत्री थे, सहयोगी दल थे, आप यूपीए 1 में रेलवे मंत्री थे, क्या आप बिहार के साथ अन्याय किए हैं? आप यही कबूल कर रहे हैं आज? ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने कबाड़ा बनाया, आपने जंगल राज चलाया और आज जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं संजय सिंह के पास जा रहा हूं, लेकिन आपको बीच में जरूर टोक रहा हूं
कि जब भी आप लोग इस तरह की बात बोलते हैं तो बीजेपी ये भूल जाती है कि आप नीतीश के पावर शेयरिंग कि वो गठबंधन में थे, तो अपने हिस्से की गलतियों को, लेकिन कांग्रेस नहीं, एक मिनट, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है तो अपने हिस्से की गिल्ट को, अपने हिस्से की गलतियों को झूठ बोलना है। हाँ, संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर शिवानी कह रही है ब्रेक लेने के लिए, जल्दी से 1,25 करोड़ रुपए की जो सहायता है, एक मिनट संजय सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। स्पेशल स्टेटस की बात करना बिल्कुल बेमानी है इस समय में, क्योंकि उसके प्रोविजंस है नहीं। जो मूल चीज है कि बिहार के लोगों को कैसे वो सुविधाएं मिले, जैसे बिहार अभी पिछड़ेपन से निकल करके कहीं आगे की श्रेणी में या मध्यम कतार में भी जाकर के खड़ा हो। मुझे लगता है कि इस समय में अनफॉर्चुनेटली अभिज्ञान जो आप शुरू में कह रहे थे कि बात हर समय जाति की होती है और जब घोषणा पत्र की बात आती है तो विकास की बात होती है। ग्राउंड पे इलेक्शंस कास्ट के नाम पे हो रहा है, मतलब वो कई बार आपको सुन करके दर्द होता है कि ये इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा नजारा न हो जिस तरह से कास्ट का रंग घोला जा रहा है कि किसी तरह का कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो। हमें लगता है कि उसको भी किसी समय मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद केसी त्यागी साहब के पास आऊंगा, समय दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा सिर्फ सरल आंकड़े आपके सामने पढ़ रहा हूं पिछले 15 साल की कहानी के बिहार के, और वो गंभीर चिंता, गंभीर सवाल पैदा करते हैं उन सब लोगों के लिए जिसमें बीजेपी शामिल है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल है, जिसमें लालू यादव शामिल हैं, जिन्होंने बिहार को गवर्न किया, बिहार को चलाया। इसलिए केसी त्यागी जी ने जो शुरुआत में पॉइंट रखा था, ईमानदार पॉइंट है कि सबसे बढ़िया चीज होती है एक छपवा के किताब, लंबे लंबे वादे की, उसको घोषणा पत्र बना के दे दीजिए, सबसे आसान काम होता है। मैं वापस आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद। मेरे पास वक्त कम है, मैं ब्रेक के बाद फाइनल कमेंट के लिए किसी त्यागी साहब को समय देना चाहता हूं। आपने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बुनियादी बात रखी कि घोषणा पत्रों पर कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि वादे पूरे हुए या अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का सवाल पूछा जाए। किसी त्यागी साहब, जो औपचारिक आंकड़े हैं वो बहुत खराब तस्वीर अभी भी बता रहे हैं बिहार की। सड़क की स्थिति हो, शौचालय की स्थिति हो, पानी की स्थिति हो, नल के पानी की स्थिति हो, फिर नीतीश कुमार कौन सा क्लेम करेंगे विकास के एजेंडे पर? नहीं अभिज्ञान जी, एक तो अगर आपकी इजाजत हो जी तो 30 सेकंड में मैं अपने मित्र नरसिंहा जी से कहना चाहता हूं कि डिस्कशन में डिस्प्रपोर्शनेट ना हो। अटल जी हमारे नेता हैं, उनका एक सेंटेंस सुना के अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक दिन राजीव गांधी सुबह मेरे निवास पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जा रहा है, आपको संसदीय दल के नेता के रूप पर उसकी अगुवाई करनी है। मैं वहां गया, मेरी बीमारी के इलाज के लिए पूर्णतया मेडिकल सेवाएं मुहैया कराएगी, और इस तरह उन्होंने एक नहीं 5 बार मुझसे आग्रह करके भेजा। मैं ठीक होता चला गया, पर राजीव ने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया। हम इतने दिन आपके साथ रहे, कोई छूता नहीं था आपको। 1996 में पता नहीं आप कहां थे, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको छुआ नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस पहली बार आए थे मुंबई के आपके अधिवेशन में आपकी अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी आज अपना नेता मानता हूं और आदर्श मानता हूं। बिहार में कैलाशपति मिश्रा को भी मैं अपना नेता और आदर्श मानता हूं। लेकिन आज बिखर हो जाते हो। जी मैं बड़ी माफी आप सभी लोगों से चाह रहा हूं, बिकॉज समय नहीं है बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ रहा हूं इसे, क्योंकि बिहार की चर्चा आज यहां पर नहीं समाप्त हो रही है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चर्चा होगी, क्योंकि दोनों पक्ष बड़े लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और इसी से बचकर जनता को समझकर अपना फैसला देना होगा बिहार में। यही है चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती। फिलहाल सबसे माफी, आज वक्त कम था, बिहार पर चर्चा आगे जरूर होगी।